आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको दो कुंडली के बारे में महादशा लगा के बता चुका हूँ। अब मैं आपको तीसरी कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। इसका वर्ष है जुलाई 1951। तो ये आप ध्यान रखा करें कि अपने सामने रख लें, चार्ट रख लें। लगन भाव से 9 भाव की राशि जो पड़ती है, मैंने वो चार्ट आपको दे रखा है। उसमें है हमारा है 1, 1, 2, 3 और 7, 8, 9। 1, 2, 3, 7, 8, 9 में 3 राशियों का ग्रुप चलता है। 1, 2, 3, 7, 8, 9 की गणना सभ्य होगी और बाकी राशि बची उसकी गणना अपसभ्य होगी। 4, 5, 6, 10, 11, 12 की गणना अपसभ्य होगी। इसलिए मैं आपको 2-3 कुंडली के बारे में बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से सीख जाएं। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई जितना ज़्यादा सीख सकता है वो सीख ले, तो इसमें आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। अब मैं ये भी कुंडली कन्या लगन की है। कन्या लगन की गणना होती है अपसभ्य। तो आप यहाँ चिन्ह लगा लें या लिख लें सभ्य अपसभ्य। मैंने तो अपसभ्य के लिए माइनस और सभ्य के लिए प्लस, यानी उल्टी गणना माइनस और प्लस गणना सीधी। अब हम चलते हैं कुंडली के ऊपर। कुंडली में हमने गणना करनी है कन्या राशि की। ये चलेगी उल्टी 6, 5 ऐसे। ये सीधी होती है और ये होती है उल्टी। तो इसका स्वामी बुध कहाँ बैठा ये हमने देखना है। इसका बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ। 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में तो 1 घटा दिया तो बचा 1 वर्ष। और हमने जो सन 1951 है उसमें 1 जोड़ दिया तो ये आई 1951 से लेकर के 1952 तक इसकी दशा चली कन्या राशि की, और अंततः चलेगी 1 महीना की। ठीक है। अब चलते हैं तुला राशि में, क्योंकि हमारी इसकी गणना है, तुला राशि गणना है सभ्य। 1, 2, 3, 7, 8, 9। तो तुला राशि में चलेंगे आगे। स्वामी शुक्र कहाँ बैठा हुआ है तो ये है तुला राशि। चलेंगे सीधे ऐसे। शुक्र कहाँ बैठा ये हमने देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 मान से 1 बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष में हमने जोड़ दिए 1952 में, तो हो गया 1962 तक चलेगी तुला राशि की महादशा, और अंततः चलेगी आपकी 10 माह की तुला की महादशा। 10 साल की, अंततः 10 माह की। अब चलेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की गणना सभ्य है, यानी सीधा चलेंगे 8, 9। हमने यही देखना है कि इसमें वृश्चिक राशि का पार्टनर होता है केतु। केतु और मंगल के अंश देखें किसके ज़्यादा हैं या किसके साथ ग्रह ज़्यादा बैठे हुए हैं, वहीं तक हम गणना समाप्त कर देंगे। ये हमारा वृश्चिक राशि है। यहाँ चलेंगे सीधे 8, 9। मंगल केतु। मंगल बैठा है हमारा अकेला, 20 डिग्री का है, 20-22 का है। और केतु हमारा जो है केतु है वो है 17 अंश का। केतु राहु हमारा ये 17 अंश के दोनों ग्रह हैं। अब हमने गणना करनी है सभ्य में वृश्चिक राशि की गणना। तो हमारा ऐसे ही 8 है तो 9 आएगा। तो 1, 2, मंगल बैठा हुआ अकेला है यहाँ पर, और केतु बैठा हुआ है 2 ग्रहों के साथ। ठीक है।
तो मंगल अकेला अगर बैठा हुआ 20 डिग्री का है, लेकिन इसके साथ 2 ग्रह और बैठे हुए हैं, तो इस राशि की गणना हम यहाँ पर समाप्त करेंगे 12वें भाव में। तो यहाँ से गिनती करेंगे हम सभ्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 माइनस 1 बराबर 9। 9 साल जोड़ दी हमने 1952 में। ये हमारा है, ये है 1952, ये है 1962। ये हमने 1962 में 9 वर्ष जोड़ दिए तो हो गया 1971 तक। उसे बात चले धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? धनु राशि हमारी ये चलेंगे सभ्य में। 1 ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं गुरु ये बैठा हुआ 1 2 3 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। 3 में हमने 1962 में जोड़ दिए तो हो गया 1974 तक। ठीक है। अब चले मकर। मकर की गणना हमारी है, मकर की गणना हमारी अब सभ्य है, तो मकर से हम चलेंगे उल्टे, मतलब 10 से 9। तो ये 10 है तो यहाँ चलेंगे। शनि कहाँ बैठे ये देखना, इसमें हमने राहु को नहीं देखना है, सिर्फ कुंभ राशि में देखना राहु और शनि में बलवान कौन है। तो मकर में नहीं देखेंगे, हम चलेंगे उल्टे। शनि कहाँ बैठा? 1 2 3 4 5, पंचम भाव 5 साल हो गए, 5 में 1 घटा दिया तो हो गए हमारे 4 साल। 4 साल हमने 1974 में जोड़ दिए, हो गए 1978। अब चलिए कुंभ। कुंभ में देखना राहु और शनि में कौन बलवान है। इसे चलेंगे उल्टे, हम चलेंगे 11 से आएंगे 10 पे। शनि का बेड़ा, शनि देखो 4 अंश का है, राहु 17 अंश का है हमारा। तो हम गणना यहाँ तक रोकेंगे इसकी गणना। जैसे हमारा राहु 17 अंश का है, शनि भी अकेला है और राहु अकेला है, लेकिन इसके 17 अंश हैं, तो इसके चलेंगे उल्टा। ये है उल्टा 1 2 3 4 उल्टा चलेंगे तो ये हमारे हो गए 6। 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 हो गया हमारा कुंभ चलेंगे। अब चलेंगे तो इसमें हम चलेंगे, अब का मतलब ये हो गया कि उल्टे चलेंगे, राहु की संख्या ज़्यादा है। तो ये कुंभ अब सभ्य है, 6ठे भाव में राहु कुंभ में है और उसकी अनदेही करेंगे, शनि तक गणना करेंगे। यानी हमारा जो राहु है वो शनि राशि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो कुंभ राशि में जो बैठा हुआ उसकी अनदेखी कर देते, क्योंकि वो शनि की राशि में बैठा हुआ है। अगर यहाँ राशि दूसरी होती तो हम इसकी अनदेखी नहीं करते, इसकी हम अनदेखी करेंगे तो हम शनि तक ही जाएंगे। अगर ये राशि अलग होती 10 होती तो भी अनदेखी कर देते, क्योंकि ये शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो इसकी अनदेखी करके हम शनि तक जाएंगे। तो शनि तक जाएंगे तो हमारा ये हिसाब यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं, ये उल्टा चलेंगे तो हमारा ये हो गया। तो क्योंकि राहु शनि राशि में बैठा हुआ, तो इसको जैसे मंगल भी अगर अपनी राशि में केतु बैठा होता उसके अंदर ही करते तो हम वहीं तक जाएँ। तो यहाँ इसकी गणना करेंगे उल्टी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 तो हो गया 5। तो इसमें जोड़ दिया हमने 1978 में 5 जोड़ दिए तो आ गया 1983। ठीक है।
अब चले मीन। मीन राशि की जो गणना हमारी है वो अपसभ्य है, तो इसका स्वामी गुरु है, तो हम चलेंगे अपसभ्य, मतलब 12 और 11, ये 12 है, ये 12 है। तो यहाँ चलें गुरु का मतलब गुरु वहीं बैठा हुआ है। कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा होता है तो पूरे उसके 12 वर्ष जोड़े जाते हैं, उसमें से कोई साल नहीं घटाया जाता। ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में बैठा होता है तो उसके पूरे 12 वर्ष नोट किए जाते हैं, उसमें से कोई राशि नहीं घटाई जाती। तो हमने यहाँ 12 लिख दिए, यहाँ 12 माह ये हो गए इसके, तो हमने 12 जोड़ दिए, 12 हमने 1983 में जोड़ दिए, आ गया 1995। अब चलते हैं मेष की गणना करते हैं। मेष की गणना है सभ्य है, यानी 1 2 3। तो मेष इसकी राशि यहाँ पर है, यहाँ चलेंगे मंगल कहाँ बैठा हुआ, 1 2 3, 3 भाव में 3 साल में 1 हटा दिया, बराबर 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष को हमने 1995 में जोड़ दिया, आ गया 1997। ठीक है। अब चलेंगे हम मिथुन की। मिथुन गणना सभ्य राशि में है, 3 4 गिनेंगे। इसका स्वामी होता है बुध। बुध कहाँ बैठा ये हमने देखना है, तो ये हमारी है मिथुन राशि। ये चलेंगे सीधा, तो 1 2 3, 3 भाव में 3 साल हो गए, 3 साल में 1 घटा दिया, बचे 2। तो हमने ये जो 2 बचे उसमें हमने 2000 जोड़ दिए, तो हो गया 2002। ठीक है। अब चले कर्क राशि में। कर्क राशि गणना अपसभ्य है, इसे हम जाएंगे 4 3 2 1 ऐसे। इसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा इसका कहाँ बैठा है ये हमें देखना है। 4 ये है, 4 है, तो 1 2 3 4 5, 5वें भाव में 5 साल हो गए, 5 में 1 घटा दिया, 4। 4 वर्ष हमने 2002 में जोड़ दिए, हो गए 2006। अब चले सिंह राशि में। सिंह राशि गणना अपसभ्य है, इसकी गणना करेंगे 5 4 3 2 1। इसका स्वामी सूर्य कहाँ बैठा ये हम कुंडली में देख रहे हैं। पंचम भाव राशि ये है, सूर्य कहाँ बैठा ये देखना है। सूर्य बैठा 12वें भाव में। ठीक है ना। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से नहीं, सिंह हमारा अपसभ्य है। अब अपसभ्य ऐसे आएंगे 5 और 4, तो यहाँ से जाएंगे उल्टा आएंगे वो। तो ये अपसभ्य में 5 4, 5 4 सूर्य बैठा 2 में, 2 में 1 घटा बचे, 2 में 1 घटा दिया, बचा 1, तो यहाँ बचा 1। ठीक है। 1 हमने 2006 में जोड़ दिया, बचा 7। ठीक। अब ये तो मैंने वैसे ही 56 वर्ष लिख दिया, मतलब 12 राशियों की टोटली 56 वर्ष की आई है। जब 56 वर्ष की किसी की आती है तो जब उसको 56 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इसी गणना फिर हम इसी दोबारा ऐसे ही करेंगे। जैसे हमने लिखा ना है 1951, तो यहाँ हम लिख देंगे 2007। 56 साल के बाद इसकी हमने गणना करनी है, तो हम उसको 2007 से गणना शुरू करेंगे 12 राशियों की। तो उम्र तो 80 90 की मान लो औसतन, जिसकी थी 17 से आया फिर बढ़ता, लेकिन यहाँ 56 वर्ष आ रही है। इसकी गणना हम दोबारा शुरू करेंगे 2007 से। 12 राशि गणना तो आपकी पूरी गणना आ जाएगी, 70 80 90 साल तक आ जाएगी। तो जितने महादशा के वर्ष हैं उतनी अंतदशा के महीने होते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया दिया था। अगर महादशा, और एक बात आप ध्यान में नोट कर लो, मन में बिठा लो, अगर हमारी महादशा गणना सभ्य है तो अंतदशा भी सभ्य ही गिनी जाएगी। जैसे 6 की है तो 6 7 8। और अगर महादशा की गणना अपसभ्य है तो अपसभ्य ही गणना अंतदशा की होगी। 5 है तो अंतदशा सिंह की है तो वो बाद में ली जाएगी, वो 4 से गिनी जाएगी, क्योंकि अंतदशा जो होती है वो लास्ट में ली जाती है।
महादशा अंतदशा में यही अंतर है कि महादशा की गणना हम शुरू से राशि से करते हैं और अंतदशा की गणना हम एक राशि आगे से या पीछे की राशि लेते हैं और जो राशि होती है उसको हम अंत में लेते हैं। सभ्य गणना हो तो अंत में लेंगे और अपसभ तो अंत में लेंगे, लेकिन गणना उसी हिसाब से करेंगे, सीधी या उल्टी। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। आपको अब तो बात समझ में आ गई होगी कि गणना कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको महादशा और अंतदशा की गणना बता दी। इसके बाद में आपको कुंडली में फलादेश लेकर के बताऊंगा कि फलादेश कैसे करते हैं। और आपने यह बात ध्यान में रखनी है, हमारे 7 कारक के द्वारा ही हम सारा कुंडली का फलादेश निकालते हैं। जो हमारा एक ही होता है आत्मा कारक, वो से आप लगन मान लो, मतलब ये इसका स्वामी कुंडली का ये हो गया। लेकिन पाशर पद्धति में स्वामी जो राशि पहली होती है वही उसका मेन मालिक माना जाता है। लेकिन जैमिनी पद्धति में मालिक जो सबसे ज़्यादा अंश होते हैं वही माना जाता है। इसमें पहला भाव लेते हैं जो हम पारस्परिक पद्धति से पहले भाव से जो बातें हम देखते हैं वो इसमें देखेंगे आत्मा कारक से। और व्यवसाय कर्म जो देखना है हम पारस्परिक पद्धति दशम भाव से देखते हैं। लेकिन जैमिनी पद्धति में हम 2 भाव लेते हैं, नवम भाव और दशम भाव। उससे हम उसका कर्म और व्यवसाय के बारे में देखते हैं। वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और जो बीके होता है, बीके होता है तीसरा भाव, इसमें हम 3 और 11 भाव लेते हैं। क्यों? तीसरा भाव छोटे भाई का होता है और 11 भाव बड़े का होता है। तीसरा भाव साहस का होता है और 11वां आय भाव का होता है। वही हम नियम यहाँ लगाएंगे, यानी बी के जो भी ग्रह होता है उससे हम तीसरे और 11 भाव की व्याख्या करेंगे, जो उसके कारक भाव में आते हैं उससे गणना करेंगे। इस तरह से हम हमारा जो एम के होता है वो चौथा भाव होता है। इससे हम सुख संपत्ति जमीन जायदाद देखते हैं। ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। इससे चौथा भाव लेते हैं। जो डी के होता है, पी के होता है, इससे हम पंचम भाव लेते हैं। इसमें बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसका संतान के बारे में, प्रेम के बारे में सारी बात देखते हैं, पंचम भाव से देखते हैं। और जी के जो होता है वो मेन जो होता है अपने पारस्परिक पद्धति का जो मेन होता है वो होता है छठा भाव। लेकिन हमने यहाँ पर छठा भाव तो मेन है ही है, लेकिन इसमें हम 8, 12 का भी उसको जोड़ देते हैं। यानी जो हमारा ज्ञाति कारक शनि होता है, जो कोई भी ग्रह हो ज्ञाति कारक का मेन उसका छठा भाव होता है। इसको हम 8 और 12 भाव को भी देखते हैं। यानी ज्ञाति कारक से 6, 8, 12 भाव को देखते हैं। और जो डी के होता है इसे कहते हैं दारा कारक। यह पत्नी का कारक होता है और पार्टनर का कारक होता है। इससे हम सप्तम भाव के बारे में देखेंगे। जो सप्तम भाव की विशेषता है वो सारी बातें हम लगाएंगे। तो मैंने आपको सारी बातें बड़ी आराम से समझा दी। आपको भी समझ में आना चाहिए। अंतदशा में हम ये मानस प्रश्न नहीं लिखेंगे, सिर्फ महादशा में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखने की हम जरूरत नहीं है। हमारे वर्षों के हैं वो महीने आ गए, यहाँ लिखने की हमें किसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको महादशा अंतदशा बता दी कैसे निकालते हैं। बाद में आपको फलादेश कुंडली बना करके दिखाऊंगा, उसका फलादेश कैसे किया जाता है। आप सबका सुनने का धन्यवाद। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप मुझे बताएं कैसा क्या है, अच्छा है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करें तो मेरा हौसला और बढ़ता रहेगा। तो मैं आपको जैमिनी पद्धति में ऐसे परफेक्ट कर दूंगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना दिमाग लगाते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम ख़राब करना पड़ता है। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि अगर आपने ज्योतिष सीखनी है, अगर आपको नींद खराब करनी है तो सीखें,
अगर आप नींद खराब नहीं कर सकते हैं तो आप ना सीखें तो अच्छा है। इसके लिए टाइम बहुत चाहिए, अभ्यास बहुत चाहिए। आप अच्छे आचार्य ही बन सकते हैं जब आप बहुत सारी कुंडलियाँ लेकर के उनका अध्ययन करें, लेकिन उन्हीं कुंडली का अध्ययन करें जिनके बारे में आप जानते हैं। तो आप दशा लगा रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमारी दशा जो हम बता रहे हैं सही है गलत है। अनजान आदमी की तो ये बाद में ले, पहले आप उसे रिसर्च करें, उसकी खोज करें। जब आपका अभ्यास हो जाएगा फिर आप उस जातक के बारे में आराम से बता सकते हैं। और इस जैन पद्धति में ये बात भी है 2, 4, 5 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। चंद्रमा के डिग्री 1 डिग्री ऊपर नीचे होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पार्श्व पद्धति में अंतर पड़ जाता है। जैमिनी में पार्श्व में अंतर यही है कि इसमें फर्क ना के बराबर 2, 4, 5 मिनट ले लें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ग्रहों के जो अंश हैं वह वहीं रहेंगे। हमारे यहाँ पर ग्रहों के जैमिनी पद्धति में ग्रहों का अंश मुख्य चीज़ होती है कि ग्रहों के कितने अंश हैं। ये ग्रहों के अंशों के बारे में हम सिर्फ वृश्चिक राशि और कुंभ राशि पे काम आते हैं, तो इसलिए हमने ग्रहों के अंशों के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। खास तौर से शनि, मंगल, राहु, केतु। मंगल का पार्टनर है केतु और शनि का पार्टनर है राहु। तो इस तरह से आप गणना करें, आप अभ्यास करें, कुंडलियों ले करके आप उसके अध्ययन करें तो आप भी आराम सीख जाएंगे। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।